हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू शर्मा स्टडी। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का हिस्ट्री का पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय टर्म ए का एमसीक्यूज पैटर्न हम यहाँ पर हम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि आपके क्लास 10th में टर्म ए सेकेंड आने वाला है। टर्म ए में हिस्ट्री का ओनली ये चैप्टर आने वाला है, चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, यूरोपी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के 40 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा, तो सबसे 10-10 मार्क्स के आएंगे, तो ये एक चैप्टर हमारा 10 मार्क्स हमको गेन करा सकता है। तो इस वीडियो में हमारे हाफ एमसीक्यूज होंगे 45 एंड नेक्स्ट वीडियो होगी बाकी एमसीक्यूज उस वीडियो में होंगे। ओके, इस वीडियो में 45 एमसीक्यूज होंगे जो कि हमारे टर्म के लिए वेरी वेरी कंपलसरी होंगे। इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा सबने देखी हैं, बट जिनकी हिंदी मीडियम है तो उनकी हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ पर एमसीक्यूज होंगे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे बुक के अंदर से, जो कि मैंने खुद बनाए हैं अपने डू सेल्फ बुक के अंदर से। हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th के पैटर्न से, जो कि न्यू पैटर्न स्टार्ट हो गया है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। और चैप्टर ऑन इसमें फर्स्ट चैप्टर ही आ रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को बहुत ही ध्यान से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी एमसीक्यूज होंगे, और सारे एमसीक्यूज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एमसीक्यूज को ओनली रटना नहीं है, उसे रीड करना है। यहाँ पे आप कॉपी में लिखोगे, कॉपी में लिखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देख लो। वीडियो देखते ही आपको एमसीक्यूज लर्न हो जाएंगे। और एमसीक्यूज को भी पढ़ना है, उनके ऑप्शंस को भी पढ़ना है, क्योंकि जो एमसीक्यूज आएंगी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे छिपे होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा है, किस कलाकार ने फ्रांसीसी में 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। मतलब 1848 यहाँ पे ईयर दे रखी है, यहाँ पर सन बतानी है कौन सी सन में, फ्रांसीसी में सन 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला कौन से कलाकार ने बनाई। तो ऑप्शन कहता है हमारा नेपोलियन, सेकंड ऑप्शन कहता है जाल्बे राइन, थर्ड ऑप्शन कहता है फ्रेडरिक रासायू एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है बिस्मार्क। तो इसका आंसर है हमारा फ्रेडरिक रासायू। तो इसमें हमारा एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या बन सकता है, फ्रेडरिक रासायू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कौन सी सन में बनाई। तो हम सन का नाम लिख लेंगे, कौन सी सन, 1848 में। या यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेडरिक रासायू ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला कहाँ पर बनाई, फ्रांस में बनाई, और या रूस में बनाई या जर्मन में बनाई, तो फ्रांसीसी में बनाई। इसमें से एक और क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेडरिक रासायू ने 1848 में फ्रांसीसी में कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो उसका आंसर हो जाएगा 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई फ्रेडरिक सारायू। एक एमसीक्यूज में से बहुत सारे एमसीक्यूज हमारे निकल सकते हैं, इसलिए हर एक एमसीक्यूज को बहुत ही केयरफुली रीड करना है। इसको फिर से आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट कंपल्सरी द राइट एमसीक्यूज, ओनली वॉच द वीडियो केयरफुली एंड रीड द एमसीक्यूज। किस कलाकार ने फ्रांसीसी में 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, और कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई, 4, 1848 में। तो इसका आंसर है फ्रेडरिक रासायू। तो हम सेकंड एमसीक्यूज पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, वह कौन सी सरकार कहलाती है। निरंकुशवाद या कुशलतावाद या लोकतांत्रिक या ये सभी। क्वेश्चन कहता है, वह सरकार जिस पर कोई सत्ता का किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, सत्ता उस पर बिल्कुल नहीं हावी होती, वह कौन सी सरकार कहलाती है। तो इसका आंसर क्या है, पहले आप मुझे कमेंट में बताना, आगे वीडियो पॉज करके, तो मैं भी बताऊंगा आपको। इसका आंसर है निरंकुशवाद। ओके, हमको एक और क्वेश्चन याद हो गया इसके साथ कि निरंकुशवाद क्या है। तो निरंकुशवाद वो है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, वह निरंकुशवाद सरकार कहलाती है। ओके, ये आपको लग रहा होगा ये हिस्ट्री का एमसीक्यूज नहीं है, बट आपको इसको ध्यान से बुक देखोगे तो ये हिस्ट्री का ही एमसीक्यूज है। सरकार, इसमें कहाँ से आ गया, यूरोप में है भाई, है, सरकार है। ओके, सेकंड एमसीक्यूज हमारा ये क्लियर हुआ। एंड थर्ड एमसीक्यूज,
थर्ड एमसीक्यूज कहता है यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन राष्ट्रवाद ने कौन सी शताब्दी में किया? 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 23वीं शताब्दी या 27वीं शताब्दी? क्वेश्चन रिपीटेड, यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन राष्ट्रवाद ने कौन सी शताब्दी में किया? जो यूरोप का राजनीतिक और मानसिक जगत था उसने भारी परिवर्तन राष्ट्रवाद में कौन सी शताब्दी में किया? तो ऑप्शन है 90 शताब्दी या 21 या 23 या 24 27। तो इसका राइट आंसर है 21वीं शताब्दी। ओके, ये आप किस पे गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे इनके आंसर क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, ऐसे बिल्कुल बारीकी से ढूंढे हुए नहीं आंसर मिलेंगे। ओके, तो 21वीं सदी में यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आया यूरोप के, और राष्ट्रवाद ने 21वीं शताब्दी में किया था। ओके, दोबारा रिपीटली क्वेश्चन, यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन राष्ट्रवाद ने 21वीं शताब्दी में किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर किसका उदय हुआ? राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। रिपीटली द क्वेश्चन, जो यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य थे उनके जगह पर किसका उदय हुआ? तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था किसकी जगह पर? राष्ट्रवाद का उदय, ये क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन चेंज हो सकता है। राष्ट्रवाद का उदय किसकी जगह पर हुआ था? यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर। ओके, ये क्वेश्चन हमारा रिपीटली क्वेश्चन, यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर किसका उदय हुआ? राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रवाद। इसी टाइप के आपके टर्म में होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं हिस्ट्री के। और हम पार्ट सेकंड में इसके आगे के क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एमसीक्यूज भी बहुत हैं, तो इसके आगे के एमसीक्यूज हम दूसरी वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ कब हुई? 1769, 1779, 1789 या 1799? रिपीटली क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, जो राष्ट्रवाद था उसकी पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ सबसे पहले कब हुई थी? तो सबसे पहले कब हुई थी? तो सबसे पहले 1789 में हुई थी। क्या? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्तिगत। तो ये क्वेश्चन आ सकता है या इसमें क्वेश्चन चेंज हो सकता है। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनना। राष्ट्रवाद की 1789 में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कौन सी क्रांति के साथ हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ओके, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कौन सी क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति। अगर आ जाए कब हुई? तो 1789 में हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रांस में संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा आधिपत्य कब था? मतलब क्वेश्चन को समझो, जो फ्रांस में संपूर्ण भूभाग था उस पर निरंकुश राजा आधिपत्य कब था? ईयर दे रखी है 1769 में, 1779 में, 1789 में या 1799 में। तो इसका आंसर है 1789 में। जब वहाँ पर क्या हुआ था? राष्ट्रवाद की पहली फ्रांसीसी हुई थी, जब ही ये हुआ था। क्या हुआ था? निरंकुश राजा आधिपत्य हुए थे। ओके, फ्रांस में संपूर्ण भूभाग पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक संहिता को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? एंड ऑप्शन, नेपोलियन की संहिता एंड फ्रेडरिक सारायू की संहिता, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो नागरिक संहिता है उसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है किस नाम से? नेपोलियन की संहिता के नेम से। ओके, याद आए, नेपोलियन की संहिता से किसे जाना जाता है? नागरिक संहिता को जाना जाता है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी आ सकता है। नागरिक संहिता को किसके नाम से जाना जाता है? नेपोलियन की संहिता। और नेपोलियन की संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक संहिता ने आधारित विशेषाधिकार कब समाप्त कर दिए थे?
1800, 1801, 1803 या 1804। तो इसका राइट आंसर है 1804। जो नागरिक संहिता थी उसने आधारित विशेष अधिकार 1804 में समाप्त कर दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी 80,000 है, 80,000 या 80,001, 80,003 या 80,004। तो 80,004। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेपोलियन ने लाइप्जिग संघ की लड़ाई कब हारी थी? ऑप्शन 18,000 एंड बी ऑप्शन 18,001, 18,002 और 18,014। तो नेपोलियन था, उसने लाइप्जिग संघ की लड़ाई कब हारी थी? तो इसमें एक ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया है, उसे आप सही कर सकते हो। इसका राइट आंसर नहीं दे रखा, तो इसको काट के 18,013। ओके, ये कर लो और इस पर राइट का टिक लगा लो। इसका आंसर ये है। ओके, नेपोलियन था, उसने, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया था। तो नेपोलियन था, उसने लाइप्जिग संघ की जो लड़ाई हारी थी वो 80,013 में हारी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? 17,092, 17,093, 17,094 एंड 17,095। जो नेपोलियन था उसने इटली पर हमला कब किया था? तो इसको आप टिक करोगे। किसको टिक करोगे? कमेंट में बताओ इसका आंसर, बिना देखे बताना है। नहीं पता तो देखो, अगर पता है तो आंसर बताओ। तो इसका आंसर है 1792 में इटली पर नेपोलियन ने हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आने वाला है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है नेपोलियन का पतन और वियना संधि कब हुई थी? वियना शांति संधि कब हुई? तो ऑप्शन है 18,040 एंड 18,050 एंड सेकंड ऑप्शन है 18,060 एंड 18,070 एंड थर्ड ऑप्शन है 18,020 एंड 18,021 एंड फोर्थ ऑप्शन है 18,022 और 18,023। जो नेपोलियन का पतन कब हुआ था? पहले नेपोलियन का पतन देखो। नेपोलियन का पतन हुआ था 18,040। तो 18,040 वाला सही होगा। वियना शांति संधि कब हो गई? 18,050। तो हम इस पर राइट लगा देंगे। अगर नेपोलियन का पतन पता है तो साथ में क्वेश्चन है, तो 18,040 में नेपोलियन का पतन हुआ और वियना संधि बाद में होगी। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन कोई सा भी जरूर वो नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन जो वेरी इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कब हुआ? 1848, 1849, 1850, 1851। सारे ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें डेटों पर डिपेंड है और क्वेश्चन आर मैनी क्वेश्चन आर डिपेंड इन डेट। सो डेट इज़ वेरी कंपलसरी इन दिस चैप्टर। एंड हिस्ट्री में तो डेट होती है कंपलसरी, बहुत ही गड़बड़ होती हैं डेट, हर जगह ज़्यादातर डेट ही होती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि 1848 में संघर्ष किसका हुआ, ये तो क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि 1848 में बहुत सारी चीज़ हुई होगी। सो हम करते हैं, इसका आंसर है 1848। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बाद आने वाला है इसका एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। इन दोनों एकीकरण को तो लर्न कर लो क्योंकि ये तो एक पूछा भी जा सकता है, पूछ लिया भी जा सकता है टर्म ए के एग्ज़ाम में। ओके, MCQs में ये क्वेश्चन कहता है इटली का एकीकरण कब हुआ? 8070 से 8080 तक, या 8059 से 8070 तक, या 8072 से 8083 तक, या 1872 से 1875 तक। तो इसका आंसर
मैं बता देता हूँ इसका आंसर है, आपको पता हो कि जब हम लाइव आएंगे, लाइव नहीं आ सकते बिकॉज सब्सक्राइबर इज़ वेरी लो। सो जब हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट जाएंगे हम लाइव आके इनको आपसे कमेंट, आप लाइव चैट में इनके आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर है 1859 से 1817 तक। ओके, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आ गया है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। इससे पहले हमने इटली का पढ़ा, अब हम किसका पढ़ेंगे, जर्मनी का। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन कहता है 1866 से 1871, 1865 से 1870, 1872 से 1883, 1872 से 1875। तो इसका राइट आंसर है जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1866 से 1871 के बीच में। ओके, इन दोनों क्वेश्चनों को तो कर ही लेना, इनमें से शायद क्या पूछ लिया जा सकता है, या जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोलिनबर्ग में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती थी। भाषा तो बोली जाती थी लेकिन ज़्यादा कौन सी बोली जाती थी, जर्मन, इटली, मैग्यार, पोलिश। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना वीडियो को पॉज करके, तो मैं भी बताऊंगा लेकिन आप इसका आंसर कमेंट में बताना। तो जहाँ पर कोलिनबर्ग में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती थी वो बोली जाती थी जर्मन। आप टिक कर लो जर्मन पे। ओके, 15 क्वेश्चन कंप्लीट एंड 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, हंगरी में आदि लोग कौन सी भाषा बोलते थे, जर्मन, पोलिश, मैग्यार या उर्दू। जो हंगरी था उसमें आधे लोग पोलिश भाषा बोलते थे। तो यह क्वेश्चन आ सकता है, पोलिश भाषा कहाँ पर बोली जाती है ज़्यादा। तो ऑप्शन दे देंगे, कुछ ऑप्शन ऐसे देंगे जहाँ पर बिल्कुल नहीं बोली जाती, कुछ देंगे यहाँ पर बहुत कम बोली जाती है, और कुछ देंगे यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। तो हंगरी में शायद, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर भाई पोलिश भाषा नहीं बोली जाती, यहाँ पर मैग्यार भाषा बोली जाती है। क्लियर है। पोलिश तो वहाँ पर बोली जाती है, कहाँ पर, गालिसिया में कोलिनबर्ग के लोग बोलते हैं पोलिश भाषा। सो सॉरी, इसका आंसर आप पोलिश मत सोचना, इसका आंसर है मैग्यार। हंगरी में आधे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मैग्यार। क्वेश्चन आ जाए मैग्यार कहाँ पर बोली जाती है, तो ऑप्शन देते हैं ऐसे ऑप्शन जहाँ पर बिल्कुल नहीं बोली जाती, जैसे गालिसिया में, और हमने पहले पढ़ा था बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर मैग्यार भाषा। भारत दे दें या कुछ दे दें, तो आपको हंगरी पर टिक करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। सो स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 17। गालिसिया में कोलिनबर्ग कौन सी भाषा बोलता था। जो कोलिनबर्ग था गालिसिया में, वो कौन सी भाषा बोलता था। तो इसमें बोलता था पोलिश, ऐसी कुछ है। ओके, तो इसका आंसर है हमारा पोलिश। ओके, गालिसिया में कोलिनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एंड हिस्ट्री में कुछ ऐसे नाम होते हैं, ट्रम सट्रम, किसी का कुछ दे दिया किसी का। ओके, कुछ नाम तो इजी हैं और कुछ बहुत हार्ड होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन इज कंपल्सरी, वेरी कंपल्सरी। ओके, इस पर टिक लगा लो डबल, इसको ढंग से कर लेना। क्वेश्चंस कहता है, नेपोलियन ने कितने राज्यों का एक महासंघ बनाया। जो नेपोलियन था उसने कितने राज्यों का एक महासंघ बनाया। ऑप्शन ए 37 एंड 38, 39, 40। तो नेपोलियन था उसने 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था। और यह आ जाए 39 राज्यों का एक महासंघ किसने बनाया था, तो इसका आंसर लिख दोगे आप नेपोलियन। वैसे जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ज़्यादातर वैसे ही आएंगे। अगर वैसे बाई चांस एक दो क्वेश्चन आ जाए कि 39 राज्यों का एक महासंघ किसने बनाया, ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट आप कर लेना एक बार। बट ये क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनको ज़रा ध्यान से देख लेना। तो नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं इसे। 1833 में हैम्बर्ग से
न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को कितने सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ा? 11, 12, 14, 15। तो कितने? तो इसका आंसर है 11। एक मिनट वेट करिए। ओके, तो आ जाए क्वेश्चन। कौन सी सन में हैम्बर्ग से, ध्यान से सुनना, कौन सी सन में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को, सॉरी दोबारा क्वेश्चन को देखो। कौन सी सन में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ा? तो इसमें आपको ईयर लिख देनी है। कौन सी ईयर? 1833 में। कौन सी ईयर में? 1833 में। हमने 11 ईयर, तो कितनी सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ा? तो 11 सीमा शुल्कों से। और आ जाए कि किसको गुजरना पड़ा? एक व्यापारी को गुजरना पड़ा। बहुत सारे वहाँ पर सीमा शुल्क लगाए जाते थे कि अगर वो कपड़ा ले जाता है, जो सामान ले जाता है उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा ले जाता है तो कपड़ा का शुल्क, जो सामान ले जाता है उसके टैक्सी का शुल्क, जाने का शुल्क, आने का शुल्क, बहुत सारे शुल्कों से उसे गुजरना पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, मसलन कपड़ों को नापने का पैमाना डैश था। जो मसलन कपड़े थे उनको नापने को क्या कहा जाता था? एले, इंच, ये दोनों कोई नहीं। तो जो मसलन कपड़े थे उनको नापने का पैमाना एले कहा जाता था। सो यह क्वेश्चन चेंज हो जाए, CBSE कैसा भी टाइप से दे सकती है कि एले पैमाने से क्या नापा जाता था, तो या एले पैमाने से कैसे कपड़े नापे जाते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा मसलन। ओके, क्लियर है? मसलन कपड़े को नापने वाला पैमाना एले कहलाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखना, आ सकता है नेम। जर्मनी के ट्यूबिजन जर्मनी के ट्यूबिजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर का क्या नाम था? जो जर्मनी में ट्यूबिजन एक विश्वविद्यालय था, ओके, उसके प्रोफेसर का नाम बताओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन कहता है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, एंड सेकंड ऑप्शन फ्रेडरिक लिस्ट, एंड थर्ड ऑप्शन बाल्डेयर, या फोर्थ ऑप्शन बिस्मार्क। तो उस प्रोफेसर का नाम बताना है। तो उस प्रोफेसर का नाम था, आपको पता हो तो आप कमेंट में बताना, और उस प्रोफेसर का नाम था फ्रेडरिक लिस्ट। ओके, या क्वेश्चन चेंज हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है जर्मनी के ट्यूबिजन विश्वविद्यालय में फ्रेडरिक लिस्ट प्रोफेसर किसके प्रोफेसर थे? अर्थशास्त्र, विज्ञान, या ऑप्शन और दे दें तो अर्थशास्त्र के थे। ओके, या जाए उस विश्वविद्यालय का नाम बताओ जर्मनी में जहाँ पर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट थे। तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? ट्यूबिजन विश्वविद्यालय। ओके, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। या ट्यूबिजन विश्वविद्यालय कहाँ पर था? जर्मनी में था। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हमारे निकल सकते हैं। और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे वो, उनका नाम था फ्रेडरिक लिस्ट। ओके, मैंने आपसे पहले ही कहा था वीडियो को पॉज करके लिखो मत। इसको आप देखोगे तो आपको देखते देखते वीडियो के क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। नो नीड फॉर राइट टू इन योर नोटबुक। ओके, फर्स्ट टाइम नहीं है तो सेकंड टाइम आप इसको दोबारा वॉच करो, सेकंड टाइम आप वीडियो को पॉज करो और मेरे से आंसर से पहले उसका आंसर बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है, सॉरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रशा की पहल पर शुल्क संघ जालवे राइन कब स्थापित किया गया? ऑप्शन 1830, 1833 एंड 1834 या 1843। तो प्रशा की पहल थी, उस पर शुल्क संघ जालवे राइन कब स्थापित हुआ? तो
तो इसको कर लेते हैं पहले। तो इसका आंसर है 1834। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रशाकी पहल पर 1834 में कौन सा शुल्क संघ स्थापित किया गया। ध्यान से सुनो, प्रशाकी पहल पर 1834 में कौन सा शुल्क संघ स्थापित किया गया। ऑप्शन आ जाएंगे आपके ऐसी, तो आप लिखोगे जालबेरायन शुल्क संघ जालबेरायन। ओके, और कब स्थापित किया गया, 1834 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश, रूस, रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियां मिलकर नेपोलियन को कब हराया था। इसमें नेपोलियन को कब हराया था, इन सारी लोगों ने, ब्रिटिश, रूस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियां, ये सारी एकत्रित हो गई और जो नेपोलियन था वो अकेला पड़ गया, वो तो हारता ही। तो कब हराया था, इसमें ईयर पूछी है। 18,000, 18,015, 18,040 या 18,025। सो इसका आंसर है 18,050। जो नेपोलियन था, इन सब लोगों ने मिलकर ब्रिटेन, रूस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को 18,050 में हरा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हमारा 24 क्वेश्चन कहता है वियना संधि कब स्थापित हुई। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो लिख लो, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो लिख लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लर्न हो जाए तो मत लिखो, बट आपको लर्न नहीं हो तो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक निकालो और लिख लो, बिकॉज दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कहता है वियना संधि कब स्थापित हुई। जो वियना संधि थी वो कब स्थापित हुई थी, तो इसका आंसर है 18, ऑप्शन कहता है 18,000 या 18,015 या 18,040 या 18,025। सो आप 24 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना मुझे, किसको इसका आंसर पता है। वीडियो को पॉज करो और मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रहा। सो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, बिकॉज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जिसको नहीं पता वो इस वीडियो को देखो, मतलब देखो इसका आंसर क्या है, और फिर बाद में दोबारा वीडियो चलाओ तो इसका आंसर कमेंट में बताना। तो इसका आंसर है 18,050। 18,050 में वियना संधि स्थापित की गई थी। कब, 18,050 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखो, वियना संधि तो हुई थी कितने में, 18,050 में। कौन सी संधि हुई थी, वियना। ओके, और जो ये संधि हुई थी, इसका जो मेज़बानी किसने दी थी, जो मेज़बानी दी थी, जहाँ पर जो बैठक में जो बैठे थे वो कौन थे जिन्होंने मेज़बानी दी थी। वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने दी। ऑप्शन कहता है मैटरनिख ने, एंड सेकंड ऑप्शन जालबेरायन ने, एंड थर्ड ऑप्शन नेपोलियन ने, एंड फोर्थ ऑप्शन मारियाम ने। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो जो वियना कांग्रेस थी उसकी जो मेज़बानी दी थी वो दी थी किसने, मैटरनिख ने। ओके, इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकती हो, बिकॉज दिस इज ए कंपलसरी क्वेश्चन, कंपलसरी नो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने दी। अगर वीडियो ब्लर है तो आप क्वालिटी पे क्लिक करके उस पर 140, 250, इसका क्वालिटी 360 कर सकते हो। ज़्यादा करोगे तो नेट आपका जल्दी ओवर हो जाएगा। जिसका नेट ज़्यादा है वो ज़्यादा मत करो, वरना वैसे क्लियर है, बड़ा बड़ा लिखा है, बिल्कुल क्लियर होगा। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा वो क्वालिटी 360 कर लो, इस पर आपका नेट मीडियम रहेगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था। जो जर्मनी है उसका एकीकरण का कर्णधार कौन था। सन ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन या गैरिबाल्डी, इनमें से कोई नहीं। जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। तो जिसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 में मिल जाएगा, शुरू में ही, तो सॉरी एंड में मिल जाएगा वीडियो के।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बताएंगे। वैसे इसका आंसर मुझे तो शायद ऑटोवार बिस्मार्क लगता है, बट आपको क्या इसका राइट आंसर लगता है और आप बताएंगे, और वरना नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27, नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा क्या था। मतलब जो नई रूढ़िवादी व्यवस्था थी, वहाँ का आलोचना उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा एक उठाया गया मुख्य उद्देश्य क्या था। रूस की आज़ादी, फ्रांस की आज़ादी, फ्रांस और फ्रांस को एक करना, इन दोनों को एक करना, या इसकी आज़ादी चाहते थे फ्रांस की, या वो फ्रांस की या रूस की, किसकी आज़ादी चाहते थे या किसको एक करना चाहते थे। शायद कुछ बच्चों के मन में आंसर चल रहा होगा फ्रांस और फ्रांस को एक करना, क्योंकि ये ऑप्शन अलग है। ज़्यादातर ऐसा होता है, स्टूडेंट्स जो ऑप्शन तीनों ऑप्शन से अलग होता है उसको सही मान लेता है, वो भी बिना देखे, बट ऐसा नहीं है। इसमें वो फ्रांस की आज़ादी चाहते थे, ना ही वो फ्रांस और फ्रांस को एक करना चाहते थे। जो भी होता है हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, द अदर ऑप्शंस इज़ नॉट राइट। जो अलग ऑप्शन होता है तीनों से, वो उसको सही, हाँ मानो सही होता है, बट जिसको पता है वो, लेकिन अंदाजे से उसको ना करें, वो कि उसको किस प्रकार से ट्रीट करें। तो फ्रांस की आज़ादी चाहता था, नई रूढ़िवादी व्यवस्थाओं जो आलोचना हुई थी वो राष्ट्रीय द्वारा, उनका एक मुद्दा था, वो चाहते थे फ्रांस की आज़ादी हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 28, जियुसेपी मैथिस्नी का जन्म कब हुआ था। ये एक व्यक्ति हैं जो कि इंग्लैंड से ये ब्लॉक का मतलब इंग्लैंड की तरफ से हैं, और बाद में एक सदस्य के वो बने थे, गुप्त संगठन के सदस्य बने थे। वो आगे आएंगे क्वेश्चन इसी टाइप के इन्हीं के। सो इसको देखते हैं। जो जियुसेपी थे, ये क्वेश्चन भी कंपलसरी है, इनका जन्म कब हुआ था। 18,005, 18,006, 18,007, 18,008। सो इसका आंसर है 18,007। इनका जन्म हुआ था 18,007 में। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, जियुसेपी मैथिस्नी कहाँ का व्यक्ति था। जो ये कहाँ के थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन नंबर 28 को बताते समय, इनका जन्म कब हुआ था और एक कहाँ से ब्लॉक कर देता। ये इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। फ्रांस, इटली, रूस या फ्रांस। सो ये इटली के थे। और करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है, जियुसेपी मैथिस्नी कौन सी गुप्त संगठन का सदस्य बन गए थे। संगठन का नहीं आएगा, यहाँ पे के आएगा। कौन से गुप्त संगठन का सदस्य बन गए थे। कौन से गुप्त संगठन के। ओके, कौन से गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। ऑप्शन कार्बोनारी, ऑप्शन बी जर्मीनिया, ऑप्शन सी मारियार। ये तो नाम है दो, अलग ही पहचान है। सो कौन सा ग्रुप बचा है इसमें, सदस्य बचा, सॉरी गुप्त संगठन बचा। इसका आंसर है कार्बोनारी। ओके, और यह क्वेश्चन आ सकता है, कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य कौन बने थे। ऑप्शन दे दें जो ना बने हों, और ये बने थे, इनका नाम दे दें। मतलब इसमें भी बहुत सारे सदस्य होंगे ना, लेकिन इससे अलग सदस्य दे दें, क्योंकि महात्मा गांधी जो नहीं थे इसके ग्रुप के सदस्य। ओके, सो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, मतलब देखना, सुनना, और इसका आंसर पता हो तो कमेंट में बताना। जो मैंने आपसे आंसर कहे अब तक, जो आंसर आपसे कहें कि कमेंट में बताना, उनके आंसर अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर डाल के उसके आंसर आपको देने हैं कमेंट में। ओके, क्वेश्चन कहता है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था। जो नेपोलियन थी उसकी संहिता का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन कहता है 1789 एंड बी ऑप्शन 1840 एंड सी ऑप्शन 1804 और 4
ऑप्शन 18,050। सो इसका आंसर है 18,004। ओके, इस आंसर पे आप टिक लगा सकते हो। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन कहता है जालबी राइन नामक सुलग संघ की स्थापना कब हुई। फिर से क्वेश्चन आ गया डेट्स पर, बिकॉज डेट्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। पहले कहा था आपको डेट्स के जो क्वेश्चन हैं इनको तो, जो सारे डेट्स के क्वेश्चन हैं इनको तो लिख लेना है। वीडियो नो पॉज। ओके, आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट आपको समझ आ रहा हो तो नॉट कंपलसरी। ओके, ज़्यादातर इसमें डेट्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। सो हमारा ऑप्शन फर्स्ट कहता है 1848 एंड सेकेंड 1850, 1870 का 1834। तो इसका आंसर है 1834। ओके, फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको गूगल पर नहीं मिलेंगे, ना ही ज़्यादातर आंसर मिल जाएंगे, ज़्यादातर नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज ये मैंने खुद बुक से एक क्वेश्चन छांटा है और पार्ट बी में से और क्वेश्चन होंगे। और ये चैप्टर आ रहा है ओनली, इसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी का या सिविक्स का या इको का चैप्टर कोई सा। ये चैप्टर हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और अगर जितनी भी लाइक हो सके वीडियो को करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स हो गए क्लास 10 पर। अगर टीचर देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट सेंड अवर स्टूडेंट्स एंड हम लाइव आएँ, उसके बाद आपसे एक ही क्वेश्चन पूछें, आपके कमेंट देखें और स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कहता है वियना सम्मेलन आयोजित कब किया गया। जो वियना सम्मेलन आयोजित था वो कब किया गया। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, वियना संधि कब स्थापित हुई, वो हुई थी 1850 में। और जब ध्यान रखना जो संधि स्थापित हुई वो हुई थी, ये वाली संधि हुई थी, कौन सी, वियना संधि 1850 में। और इसका आयोजित कब किया गया ये, तो इसका आंसर है 1850। ये आयोजित भी 1850 में किया गया और वियना संधि भी 1850 में हुई। ओके, ये ध्यान रखना, सी में दोनों था। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, बुक का सबसे इम्पोर्टेंट एंड डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फ्रांस की क्रांति कब हुई। अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं कंपलसरी तो सब हैं, लेकिन जो ज़्यादा कंपलसरी है मैंने आपको बता दिया है। वैसे क्वेश्चन सारे करें बट वेरी कंपलसरी वाले ज़्यादा ध्यान दें। फ्रांस की क्रांति कब हुई। ऑप्शन कहता है 17,078, 17,079, 17,080, 17,081। सो अगर आई होप इसका आंसर आपको इसका आंसर आपको पता हो, क्योंकि इसका तो हमने चैप्टर पढ़ते समय सबसे पहले ध्यान दिया होगा। तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का हर एक जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, एक एक क्वेश्चन का आंसर हर किसी को बताना है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1779 में। इस पर टिक लगा लो, 1779 पे टिक लगा लो। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है फ्रांस की नारी रूपक को क्या नाम दिया। इसमें दो हैं, ये भी आपकी कंपलसरी क्वेश्चन है। ओके, ये भी आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है। जो नारी रूपक का, आप तो कहोगे मैं सारे क्वेश्चन कंपलसरी बता रहा हूँ। जी हाँ, सारे क्वेश्चन बुक के कंपलसरी हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रीड करना है और वॉच करना है। फ्रांस की नारी रूपक को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन कहता है मारियान, ऑप्शन बी ओलम दे गूज, ऑप्शन सी लेवर्ट्री, ऑप्शन डी जर्मनिया। तो इसका आंसर है मारियान। क्योंकि ज़रा मैं आपको इसका थोड़ा ध्यान से बता दूँ इन दोनों के बारे में। मारियान, और एक तो था मारियान और सेकंड का नेम था जर्मनिया। ये दो
चित्रक थे। अब बात आती है, ये मारियान और जर्मनिया दो नारियों के रूप हैं, सॉरी नारियों के रूप नहीं, नारियों की चित्र हैं। क्या नेम है? एक का नेम है मारियान और सेकंड का नेम है जर्मनिया। जो मारियान है वो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधि करती है ये मारियान, और जो जर्मनिया है वो जर्मन राज्य को रूपक है। जर्मनी देखो, जा से जर्मन और माँ से मान लो क्या फ्रांसीसी। ओके, याद रखना जो जा से आ रहा है जो, और वो जर्मनी। ओके, इसमें आगे देखते हैं, फ्रांस में एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर थी। जो फ्रांस में है और मारियान था उसकी तस्वीर आ सकता है, मारियान की तस्वीर कहाँ पर लगी हुई थी, तो इसको नोट कर लो। फ्रांस के डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर लगी हुई थी, और जर्मेनिया की जो तस्वीर जो उसको दिखाया गया था वो बबूल वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया। ओके, बबूल के वृक्षों का मुकुट पहन के। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, फ्रांस में विभिन्न प्रकार के कर शुल्क का अंत किसने किया? जो फ्रांस था वहां पर बहुत सारे शुल्क लगाए जाते थे, तो उसका अंत किसने किया था? सो ऑप्शन है लुई 16 एंड सेकंड नेपोलियन, थर्ड बिस्मार्क या स्वयं नागरिकों ने। तो इसका आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, मैं क्यों बार बार इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसका राइट आंसर क्या है। सो जो फ्रांस था उसमें विभिन्न करों का अंत किया था, वो किया था नेपोलियन ने। इसका राइट आंसर है नेपोलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, जर्मनी के एकीकरण करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क, कार्ल मार्क्सियस, जे रूसो या लॉक? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका थी, वो थी किसकी? बिस्मार्क की थी, बिस्मार्क की। ओके, बिस्मार्क की जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। फिर कहता हूँ, अगर आपकी वीडियो क्लियर नहीं है तो क्वालिटी पे क्लिक करो। क्वालिटी पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आएंगे 144, एडवाइस पे क्लिक करना, वहाँ पर ऑप्शन आएंगे 144, 240 या 360। आप इसको 360 कर देना जिससे आपको क्लियर आए। ओके, क्वेश्चन 38, ग्रामीण क्षेत्रों में जर्मन एवं शहरी क्षेत्रों में हवेलियों के स्वामी कौन थे? पारपी वर्ग, किसान, कुलीन वर्ग या तृतीय वर्ग? क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में जर्मन एवं शहरी क्षेत्रों में हवेलियों के स्वामी कौन थे? सो इसका आंसर है कुलीन वर्ग। क्या है इसका आंसर? कुलीन वर्ग। ओके, जो कुलीन वर्ग थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में एवं जर्मनी एवं शहरी क्षेत्रों में हवेलियों के स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, राष्ट्रवाद का विचार विदेशों में किसके द्वारा फैला? जो राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के द्वारा, जो राष्ट्रवाद है उसका विचार विदेशों में किसके द्वारा फैला? नेपोलियन के द्वारा, विब्रो के द्वारा, फ्रांस सेना के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर है फ्रांस सेना के द्वारा। जो राष्ट्रवाद का विचार था वो विदेशों में फ्रांस सेना के द्वारा फैला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 40 कहता है, सिलेसिया में बुनकरों ने कब विद्रोह किया? 1840, 1845, 1850, 1855। जो सिलेसिया थी वहाँ पर कब विद्रोह किया था? तो वो किया था 1845। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, क्वेश्चन आ सकता है सिलेसिया में, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है कि जो सिलेसिया है उसमें बुनकरों ने विद्रोह इसलिए किया था, उनमें किसके मतलब किसके ऊपर किया विद्रोह? वो किया था ठेकेदारों के ऊपर, क्योंकि वे निर्मित कपड़ों का बहुत दाम देते थे। जो वहाँ से वो कपड़े लाते थे तो बहुत सस्ते में ले आते थे ठेकेदार, और इनको बुनकरों को बहुत ज़्यादा महंगे में देते थे। तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था कि हमारे कपड़ों का जो मांग है वो कम करो। और क्वेश्चन आ सकता है सिरे कहाँ पर किया था? ठेकेदारों के ऊपर बुनकरों ने कहाँ पर विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो सकता है सिलेसिया में।
कहाँ पर? सिलेसिया में। ये भी क्वेश्चन कंपलसरी है। ओके, सिलेसिया में बुनकरों ने कब विद्रोह किया? तो वो किया 1845 में। और लिख देता हूँ किसके ऊपर किया? ठेकेदारों के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई इसका आंसर बताता है महात्मा गांधी, कोई बताता है नेपोलियन, कोई बताता है मेटरनी। तो इसका आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में इसका आंसर बताना। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी, नेपोलियन, मेटरनिख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेटरनिख ने। मेटरनिख ने ये कथन कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ओके, क्लियर। फिर कहता हूँ वीडियो के लिए नहीं है तो क्वालिटी पे क्लिक करके कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 42। कैसर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 18 फरवरी 1870, 18 जनवरी 1870, 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871। तो इसका आंसर है 18 जनवरी 1871 में कैसर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं आपको बाद में अगर चाहो तो मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में कौन कौन से, जरा आप उन पर जरा ध्यान देना। शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है यंग इटली की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1831, 1832, 1833, 1844। सो यंग इटली की स्थापना हुई थी 1831 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन कहता है, ये भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं, इंपोर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर कहता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन रिपीटली, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1771 या 177 या 1887 या 1811, 1811 या 1771। सो इसका आंसर है वेट फॉर 1 मिनट। तो 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन कहता है किसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई? विलियम चतुर्थ, विलियम प्रथम, विलियम तृतीय, ये सभी। सो किसके नेतृत्व में? तो इसका आंसर है विलियम प्रथम। 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी आपको थोड़ा बेसिक बताने की, इम्पोर्टेंट थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, वो अपनी कॉपी में राइट कर लेना। इस चैप्टर में हमने 45 क्वेश्चन देख लिए हैं, मतलब हमारे इसमें से 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए। 5 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए हम पार्ट सेकंड, इस वीडियो में मैं पार्ट सेकंड बनाऊंगा, जिसमें कि पता नहीं 45, 40, 30 या 50 या 60 इतने हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अगर हमारे 70 से ज़्यादा हुए तो हम पार्ट 3 बनाएंगे उसमें, लेकिन देखते हैं पार्ट सेकंड में कंप्लीट हो जाए। ये सारे हमारे MCQ। सो इसमें बहुत सारे MCQ आए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आप चाहो तो मेरे पे 48 क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के और कुछ नए बड़े वगैरह। ओके, आप चाहो तो उन क्वेश्चंस को कमेंट में, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं आपको शेयर कर सकता हूँ नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में या इसके बाद ही। ओके, एक कॉपी पर हैं सारे और PDF दिखा के आपको मैं शेयर कर दूँगा, रिकॉर्डिंग ऑडियो के अकॉर्डिंग वीडियो आपकी यूट्यूब पर सेंड कर दूँगा। अगर जितने मैसेज वो आएंगे कमेंट्स तो मैं देखूंगा और उसके द्वारा मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं कॉपी में लिखे हुए, वेरी इंपॉर्टेंट। उनको आप पढ़ोगे तो एक तरह से नोट्स हैं, अलग से क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चंस हैं। सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, छोटे बड़े और
फ्रांस की क्रांति कब हुई, जैसे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और इटली का एकीकरण कब हुआ, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कब हुआ। ये क्वेश्चन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। और मसलन कपड़ों के नापने वाला पैमाना क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वियना संधि कब हुई और जालवी राय नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई। और जो क्वेश्चन मैंने कहा है वो आपको कमेंट में लिख के उनके आंसर बताने हैं। सारे क्वेश्चंस वेरी कंपलसरी हैं। सो वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, यहीं पे एंड करते हैं और सेकंड वीडियो में मिलते हैं और एमसीक्यूज के साथ। अगर हो सके तो सेकंड वीडियो में लाइव बुलाना और आप लाइव आंसर देना। टर्म में आपकी क्लास 10 के 9 से 12 तक जैसा कि पता चल गया है हमारे एमसीक्यूज टाइप के आने वाली है। तो इसमें हमारा सिर्फ क्लास 10th में इस चैप्टर में सिर्फ हिस्ट्री में यही चैप्टर आ रहा है और 4 हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इतिहास और भूगोल वगैरह। तो इसमें क्या है 10 मार्क्स के हमारे एक ही चैप्टर है, तो 10 मार्क्स का एक ही चैप्टर है तो उसको थोड़ा बारीकी से पढ़ना होगा। 45 एमसीक्यूज को दोबारा भी रिपीट करके देखो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो।